दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 2023 से लेके 2011 तक जितने भी प्रश्नों के दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। सारे प्रश्न हमारे जो पूर्व वर्षों के हैं वह आगामी परीक्षा जो हमारा 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इस श्रृंखला में दोस्तों हम 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हम देख रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें दोस्तों अब तक हम लोगों ने 2023 के प्रश्नों को कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब 2022 के प्रश्नों को हम देखेंगे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन से संबंधित होंगे। तो चलिए 2022 में पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि दोस्तों MTCR की बात कर रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। फिर कह रहा है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कह रहा है कि भारत उपर्युक्त में से किसका या किनका सदस्य है। तो हम लोगों ने ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सेकंड कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। थर्ड कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि भारत उपर्युक्त में से किसका या किनका सदस्य है। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों भारत इनमें से तीनों का हमारा क्या है, सदस्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट होगी। चलिए ठीक है, व्याख्या की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा दोस्तों हमारा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, जिसका दोस्तों उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना। और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदस्यता दोस्तों विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। इसे क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सदस्यों में विभाजित किया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों क्या है, एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। और याद रखिएगा कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदस्यता दोस्तों विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। इसे क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सदस्यों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसने दोस्तों 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसने दोस्तों 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी जो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है के प्रसार को रोकने के लिए 35 देशों के बीच क्या है, एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है। फिर पढ़िएगा क्या है, देखिएगा कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी जो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम के प्रसार को रोकने के लिए 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि भारत को वर्ष 2016 में 35वें सदस्य के रूप में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल किया गया था। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत को वर्ष 2016 में 35वें सदस्य के रूप में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में दोस्तों शामिल किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा, बढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक आगे प्रश्नों को देखिएगा, आगे क्या पॉइंट कह रहे हैं। कह रहा दोस्तों हमारा SCO बात कर रहा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य है दोस्तों इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को बनाए रखना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, देखिएगा भारत को वर्ष 2016 में 35वें सदस्य के रूप में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल किया गया था, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़िएगा SCO के बारे में। कह रहा है कि SCO एक अस्थायी दोस्तों अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य है इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को पूर्ण सदस्य के रूप में हमारे एससीओ में शामिल हुए थे। फिर पढ़िएगा कि भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुए। अतः विकल्प डी हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2022 में पूछे गए दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 2022 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र और दोस्तों त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि त्वरित वित्तीय प्रबंध यानी कि दोस्तों क्या है, त्वरित वित्तीय प्रपत्र की बात कर रहा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। और कह रहा है कि त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हम इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और पढ़िए कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या की तरफ, देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। कह रहा दोस्तों हमारा पहले पढ़ेंगे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में यानी आरएफआई के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है कि रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या है, त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। सदस्य देशों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोस्तों आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वित्तीय सहायता को और अधिक लचीला बनाने हेतु रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट को व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट ने दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को प्रतिस्थापित किया है और इसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में किया जा सकता है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट दोस्तों जिसे हम कहेंगे आरएफआई त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है और सदस्य देशों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वित्तीय सहायता को और अधिक लचीला बनाने हेतु रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ने दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को प्रतिस्थापित किया है और इसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में किया जा सकता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों रैपिड क्रेडिट सुविधा के बारे में। देखिएगा, कह रहा है कि रैपिड क्रेडिट सुविधा हमारी निम्न आय वाले देशों को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता प्रदान करती है। फिर देखिएगा, रैपिड क्रेडिट सुविधा दोस्तों निम्न आय वाले देशों को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता प्रदान करती है। फिर देखिएगा, रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्न आय वाले देशों को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता प्रदान करती है जिसमें दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या इसके बारे में दिया गया है रैपिड क्रेडिट सुविधा के बारे में। सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, हमारा कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की आगे भी कुछ व्याख्या दी गई है, उसको हम ध्यानपूर्वक कवर। चलिए दोस्तों देखिएगा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, कह रहा है जिसमें कोई दोस्तों हमारा क्या है, पूर्व पोस्ट शर्त नहीं है, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम ना तो आवश्यक है और ना ही व्यवहार्य। कह रहा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी दोस्तों इसकी स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई ताकि फंड की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाया जा सके। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में कह रहा है जिसमें कोई पूर्व पोस्ट शर्त नहीं है, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम ना तो आवश्यक है और ना ही व्यवहार्य। कह रहा है दोस्तों हमारा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी ताकि फंड की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाया जा सके। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के तहत कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक। पहला हमारा कह रहा है दोस्तों घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति और नाजुकता जैसे स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण तत्काल दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक नियमित खिड़की। फिर पढ़िएगा कि घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति और नाजुकता जैसे स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण तत्काल दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक नियमित खिड़की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा,
कह रहा है कि अचानक दोस्तों बहिर्जात झटके की वजह से तत्काल बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक बहिर्जात शॉक विंडो क्या है, फिर देखिएगा। अचानक बहिर्जात झटके की वजह से तत्काल बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक बहिर्जात शॉक विंडो। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली तत्काल बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की, जहां क्षति सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद के 20% के बराबर या उससे अधिक होने का अनुमान है। अतः विकल्प बी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिएगा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली तत्काल बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की, जहां क्षति सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद के 20% के बराबर या उससे अधिक होने का अनुमान है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2022 में पूछे गए दोस्तों, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2022 में पूछे गए दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 2022 में पूछा गया तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा सारे प्रश्न। चलिए दोस्तों देखिएगा, 2022 में पूछा गया तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट हमारे क्या है इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। ठीक है, और सेकंड कह रहा है कि यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में। फिर देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है, और सेकंड कह रहा है कि यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो दोनों ही पॉइंट हमारे G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में सही दिए गए हैं। व्याख्या इस प्रश्न की पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा DSSI कॉमन फ्रेमवर्क से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचा पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है। ठीक है, फिर देखिएगा, DSSI कॉमन फ्रेमवर्क से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचा पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों संरचनात्मक तरीके से कम आय वाले देशों को अस्थिर अनसस्टेनेबल ऋण के साथ समर्थन करना। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड सही है, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा, DSSI कॉमन फ्रेमवर्क से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचा पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है, जिसका उद्देश्य है संरचनात्मक तरीके से कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण के साथ समर्थन करना है। ठीक है, अतः कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, विकल्प सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। एक बार और पढ़ेंगे कि DSSI कॉमन फ्रेमवर्क से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचा पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है, जो कि पहला पॉइंट कह रहा है हमारा प्रश्न का। फिर कह रहा है जिसका उद्देश्य है संरचनात्मक तरीके से कम आय वाले देशों को अस्थिर यानी कि अनसस्टेनेबल ऋण के साथ समर्थन करना। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, हमारा ऑप्शन सी, विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 2020 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं 2020 में पूछे गए प्रश्न। पहला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के क्या है दोस्तों G20 के सदस्य हैं, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, जिसमें दिया गया है दोस्तों अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश हमारे G20 के सदस्य हैं, तो पहला कह रहा है कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, और यही पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, देखें। कह रहा है कि G20 हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है और इसमें वित्तीय और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 की स्थापना दोस्तों क्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के निर्माण के लिए औद्योगिक देशों और उभरते हुए बड़े बाजारों के मध्य नीतिगत मुद्दों की समीक्षा तथा अध्ययन के उद्देश्य से की गई थी। G20 में शामिल सदस्य देश हैं, देखिएगा, अर्जेंटीना है, फिर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, फिर है हमारा ब्राज़ील, कनाडा है दोस्तों, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ है। अतः विकल्प ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि G20 हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है,
इसमें वित्तीय और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के निर्माण के लिए, औद्योगिक देशों और उभरते हुए बड़े बाजारों के मध्य नीतिगत मुद्दों की समीक्षा तथा अध्ययन के उद्देश्य से की गई थी। G20 में शामिल सदस्य देश हैं, पहला पॉइंट पढ़िएगा, अर्जेंटीना, दूसरा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, फिर है ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अतः विकल्प ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। बढ़िएगा 2019 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं 2019 में पूछे गए प्रश्न। चलिए, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। फिर सेकंड कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। और थर्ड कह रहा है कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 80 से अधिक हमारे क्या हैं, सदस्य राष्ट्र हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है, जो कि कह रहे हैं कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है, गलत है। और थर्ड कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। फिर पढ़िएगा कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि वर्तमान में दोस्तों जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल मेंबरशिप 103 है, जिनमें दोस्तों 46 रीजन क्या है, 46 हमारे रीजनल, 41 यानी कि 41 हमारे नॉन रीजनल मेंबर्स हैं, 16 हमारे क्या हैं, प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स शामिल हैं। अतः कथन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि वर्तमान में जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल मेंबरशिप 103 है, जिनमें दोस्तों 46 हमारे रीजनल हैं, 41 हमारे नॉन रीजनल्स हैं, 16 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स शामिल हैं। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि बैंक की दोस्तों अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल $100 बिलियन है। चीन, भारत एवं रूस क्रमशः बैंक के 3 सबसे बड़े शेयरधारक एवं मताधिकार वाले देश। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। फिर पढ़िएगा कि बैंक की अधिकृत पूंजी $100 बिलियन है। चीन, भारत एवं रूस क्रमशः बैंक के 3 सबसे बड़े शेयरधारक एवं मताधिकार वाले देश हैं। अतः कथन सेकंड हमारा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि अमेरिका एवं जापान को छोड़कर विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश बैंक में शामिल हैं। अतः तीसरा कथन भी गलत है। फिर देखिएगा, अमेरिका एवं जापान को छोड़कर विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश बैंक में शामिल हैं। अतः तीसरा कथन भी गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं हमारे आगे के पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए क्या रहा दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि संबंधित तथ्य हमारे कुछ दिए गए हैं। देखिएगा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पहली बार चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स नामक चीनी थिंक टैंक के उपाध्यक्ष द्वारा अप्रैल 2009 में बोआओ फोरम में प्रस्तुत किया गया। फिर देखिएगा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पहली बार चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स नामक चीनी थिंक टैंक के उपाध्यक्ष द्वारा अप्रैल 2009 में बोआओ फोरम में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पढ़िएगा कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में दोस्तों स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में चीन के पूर्व वित्त मंत्री जिन लुकून को दोस्तों नियुक्त किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में चीन के पूर्व वित्त मंत्री जिन लुकून को नियुक्त किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट व्याख्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए
2019 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए 2019 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है 2019 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन ए। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। चलिए पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि डूइंग बिजनेस क्या है, डूइंग बिजनेस व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता है। क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि डूइंग बिजनेस व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता है। इन क्षेत्रों में से दोस्तों 10 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग 2019 में शामिल किया गया। ये 10 क्षेत्र हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि डूइंग बिजनेस व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता, कह रहा है कि इन क्षेत्रों में से 10 को दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग 2019 में शामिल किया गया और ये 10 क्षेत्र निम्न है। चलिए हम पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला कह रहा है दोस्तों बिजनेस शुरुआत करने का माहौल। ठीक है, पहला कह रहा है कि बिजनेस शुरुआत करने का माहौल। सेकंड कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता। क्या है, कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता। थर्ड कह रहा है बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। क्या है, बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। फोर्थ कह रहा है दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है, फोर्थ कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिफ्थ कह रहा है दोस्तों बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के मामले में। क्या है, बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के मामले में। फिर कह रहा है अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने के मामले में। क्या है, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने के मामले में। फिर कह रहा है टैक्स भरने में। फिर कह रहा है दोस्तों सीमा पर व्यापार के मामले में। क्या है, सीमा पर व्यापार के मामले में। फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट लागू करने के मामले में और फिर कह रहा है दिवालिया मामलों का समाधान। ठीक है, फिर से पढ़िएगा, बिजनेस शुरुआत करने का माहौल, कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता, बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के मामले में, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने के मामले में, टैक्स भरने में, सीमा पार व्यापार के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने के मामले में, दिवालिया मामलों का समाधान। चलिए नोट यहाँ दिया गया है, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है हमारा, नोट्स देखेंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि ज्ञातव्य है कि डूइंग बिजनेस में लेबर मार्केट रेगुलेशन की भी माप की जाती है, लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2018 से 2020 की इन रिपोर्ट्स में पाई गई कि अनियमितताओं के कारण विश्व बैंक ने इसे आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया है। फिर देखिएगा कि ज्ञातव्य है कि डूइंग बिजनेस में दोस्तों लेबर मार्केट रेगुलेशन की भी माप की जाती है, लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2018 से 2020 की इन रिपोर्ट्स में पाई गई है अनियमितताओं के कारण ही विश्व बैंक ने इसे आगे नहीं जारी रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो विकल्प का प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है उसमें हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 2018 में हमारे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि भारत में माल के भौगोलिक संकेत यानी कि रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत में दोस्तों माल के भौगोलिक संकेत यानी कि रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, WTO। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों GI का विनियमन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी कि ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता। फिर पढ़िएगा कि भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, WTO। व्याख्या कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI यानी कि
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का विनियमन हमारा WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2018 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2018 में पूछा गया दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के अतिरिक्त नयाचार यानी कि एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का नियतार्थ क्या है। फिर पढ़िएगा कि भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का नियतार्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि असैनिक परमाणु रिएक्टर यानी कि IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कह रहा है हमारा कि भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का नियतार्थ क्या है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन दोस्तों क्या है हमारे आ जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या दोस्तों क्या कह रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिए कह रहा है हमारा कि भारत ने दोस्तों असैनिक परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए, फिर पढ़िएगा कि भारत ने असैनिक परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त नयाचार यानी कि एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच 2009 में अतिरिक्त नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए 25 जुलाई 2014 को भारत सरकार और IAEA के बीच सुरक्षा उपायों के लिए एक अतिरिक्त नयाचार लागू हुआ। इसके अनुसार भारत के असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ गए हैं। अतः कथन ए हमारा सही है जबकि BCD हमारा सही नहीं है। फिर पढ़िएगा कि भारत ने असैनिक परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया और भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच 2009 में अतिरिक्त नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए 25 जुलाई 2014 को भारत सरकार और IAEA के बीच सुरक्षा उपायों के लिए एक अतिरिक्त नयाचार लागू हुआ। इसके अनुसार भारत के असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ गए हैं। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा जबकि BCD हमारा सही नहीं है। चलिए 2018 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2018 में पूछा गया तीसरा प्रश्न, देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला हमारा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कह रहा है दोस्तों कनाडा, फिर कह रहा है चीन, फिर कह रहा है भारत, फिर है जापान, फिर है USA। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन हमारा आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी में से क्या है, भागीदारों में से हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन हमारे आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिर कह रहा है कनाडा, फिर है चीन, फिर है भारत, जापान, फिर है दोस्तों USA। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन हमारे आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं। तो ऑप्शन सी हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों जो आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वह है दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया। फिर हो जाएगा दोस्तों कौन, फिर हो जाएगा हमारा चीन, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत और फिर हो जाएगा दोस्तों कौन, हमारा जापान। ठीक है, जबकि कनाडा और USA दोस्तों क्या है, हमारे आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से नहीं है। केवल ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और भारत हमारे आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और भारत, जबकि कनाडा, USA हमारे क्या हैं, आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से नहीं है। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इस प्रश्न की। चलिए देखते हैं क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश क्या हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं जापान है। क्या है, आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं जापान है। इसलिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारा सही है जबकि सेकंड और सिक्स्थ सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या है, हमारा कनाडा एवं USA आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देशों में से नहीं है। कह रहा है कि आसियान की स्थापना हमारा 8 अगस्त 1967 यानी कि 1967 क्या है,
आसियान की स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 यानी कि 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। फिर देखिएगा, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में दोस्तों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित। और आसियान डिक्लेरेशन के अनुसार आसियान का लक्ष्य दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु निरंतर प्रयास करना है। फिर पढ़िएगा कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं जापान है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं जापान। इसलिए दोस्तों हमारा प्रश्न में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट सही हैं, जबकि सेकंड और सिक्स्थ पॉइंट गलत हैं, क्योंकि कनाडा एवं यूएसए दोस्तों आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देशों में से नहीं है। कह रहा है कि आसियान की स्थापना दोस्तों हमारी 8 अगस्त 1967 यानी कि 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। कह रहा है कि वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। आसियान डिक्लेरेशन के अनुसार आसियान का लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु निरंतर प्रयास करना है। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है। फिर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दोस्तों 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं, तो हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, बाल श्रम। ठीक है, देखिएगा यानी कि चाइल्ड लेबर। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन ए बाल श्रम। फिर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि बाल श्रम। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ, देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों देखिएगा, ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि भारत ने जून 2017 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जिनेवा सम्मेलन में दोस्तों बाल श्रम संबंधी 2 प्रमुख अभिसमयों यानी कि अभिसमय 138 और अभिसमय 182 की पुष्टि कर दी है। फिर देखिएगा भारत ने जून 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जिनेवा सम्मेलन में बाल श्रम संबंधी 2 प्रमुख अभिसमयों यानी कि अभिसमय 138 और अभिसमय 182 की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ भारत दोस्तों बाल मजदूरी के सबसे खराब स्वरूप को समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता यानी कि अभिसमय 182 और बच्चों को न्यूनतम बुनियादी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने अभिसमय 138 संबंधी ILO के अभिसमयों की पुष्टि करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। इन 2 अभिसमयों की पुष्टि के बाद दोस्तों भारत ILO के कुल 8 कोर अभिसमयों में से 6 की पुष्टि करने वाला देश बन गया है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत ने दोस्तों जून 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जिनेवा सम्मेलन में बाल श्रम संबंधी 2 प्रमुख अभिसमयों यानी कि अभिसमय 138 और अभिसमय 182 की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ भारत दोस्तों बाल मजदूरी के सबसे खराब स्वरूप को समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता यानी कि अभिसमय 182 और बच्चों को न्यूनतम बुनियादी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने अभिसमय 138 संबंधी ILO के अभिसमयों की पुष्टि करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। इन 2 अभिसमयों की पुष्टि के बाद भारत दोस्तों ILO के कुल 8 कोर अभिसमयों में से 6 की पुष्टि करने वाला देश बन गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 2018 में पूछे गए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। 2018 में पूछा गया 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या क्या परिणाम हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है दोस्तों कि किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या क्या परिणाम हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात कर रहा है दोस्तों, इसकी पहुंच हमारी नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। और सेकंड कह रहा है कि यह स्वयं दोस्तों नाभिकीय आयुध और प्रसार संधि यानी कि NPT का सदस्य दोस्तों बन जाता है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या क्या परिणाम हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसकी पहुंच दोस्तों नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। और सेकंड कह रहा है कि यह स्वयं दोस्तों नाभिकीय आयुध और प्रसार संधि यानी कि NPT का सदस्य बन जाता है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से हमारे सही हैं। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए कह रहा है किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या क्या परिणाम हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा इसकी पहुंच
दोस्तों नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। और सेकंड कह रहा है कि यह स्वमेव दोस्तों नाभिकीय आयुध और प्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इसकी पहुंच दोस्तों नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी देश के दोस्तों नाभिकीय आपूर्तिकर्ता या पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या क्या परिणाम होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। प्रश्न कह रहा था कि किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य बनने के क्या क्या परिणाम हैं, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया कि इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। जबकि सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में हमारा गलत दिया गया है, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट होगा, इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़िए। कह रहा है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह 48 देशों का समूह है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन एवं रूस हमारे परमाणु क्षमता से संपन्न राष्ट्र हैं, जिन्होंने दोस्तों एनपीटी यानी कि नाभिकीय और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह हमारा क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 48 यानी कि 48 देशों का समूह है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन एवं रूस परमाणु क्षमता से संपन्न राष्ट्र हैं और जिन्होंने एनपीटी यानी कि नाभिकीय और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के पश्चात संबंधित देश की नवीनतम एवं कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए कथन फर्स्ट हमारा सही है। फिर पढ़िएगा कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के पश्चात संबंधित देश की नवीनतम एवं कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए कथन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, हालांकि दोस्तों एनपीटी हमारा क्या है, पर हस्ताक्षर न करने के आधार पर इस समूह की सदस्यता का विरोध किया जाता है, किंतु दोस्तों इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह राष्ट्र एनएसडी का सदस्य बनने के उपरांत स्वमेव एनएफटी का सदस्य यानी कि एनपीटी का नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य बन जाएगा, इसलिए कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। फिर पढ़िएगा, हालांकि दोस्तों एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के आधार पर इस समूह की सदस्यता का विरोध किया जाता है, किंतु इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह राष्ट्र एनएसडी का सदस्य बनने के उपरांत स्वमेव दोस्तों क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य बन जाएगा, इसलिए कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में केवल फर्स्ट कथन हमारा सही दिया गया था, जो कि प्रश्न में क्या कह रहा था देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या क्या परिणाम है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि इसकी पहुंच दोस्तों नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी, जबकि सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 2018 में पूछे गए छठे प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है 2018 पूछा गया छठा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि विधि का नियम सूचकांक क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, विश्व न्याय परियोजना। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता, तो याद रखें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अमेरिका के एक बहुविषयक संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, विश्व न्याय परियोजना। यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अमेरिका के एक बहुविषयक संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। फिर पढ़िएगा कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अमेरिका के एक बहुविषयक संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2017 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों क्या पूछे गए हैं 2017 में हमारे प्रश्न। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पहला प्रश्न देखिए 2017 में जो पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन हमारा विश्व बैंक के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे विश्व आर्थिक मंच। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के देशों के लिए, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारा विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
रिपोर्ट पहली बार दोस्तों 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई। 2016 की रिपोर्ट में 144 प्रमुख और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक समानता को मापने के लिए डिजाइन किया गया सूचकांक है। फिर पढ़िएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई थी और 2016 की रिपोर्ट में 144 प्रमुख और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक समानता को मापने के लिए डिजाइन किया गया सूचकांक है। फिर पढ़िएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहली बार दोस्तों याद रखें 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई और 2016 की रिपोर्ट में 144 प्रमुख और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स याद रखें दोस्तों लैंगिक समानता यानी कि हमारी जेंडर इक्वालिटी को मापने के लिए डिजाइन किया गया एक सूचकांक है। ठीक है, चलिए 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान पूर्वक बढ़िएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समाचारों में आने वाला दोस्तों डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यानी कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पर किसे दोस्तों क्या है, किसे निर्दिष्ट करता है या किस निर्दिष्ट करता है। ठीक है, किसे निर्दिष्ट करता है। चलिए पढ़िएगा, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है या किसे निर्दिष्ट करता है, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, फिर पढ़िएगा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है कि समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूरोपियन यूनियन को, ईयू को। फिर देखिएगा कि समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूरोपियन यूनियन को। व्याख्या देखिएगा कि डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यूरोपीय संघ के एकल बाजार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और दूरसंचार को शामिल किया जाता। इसकी घोषणा दोस्तों जून 2015 में यूरोपीय आयोग द्वारा की गई, अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़िएगा कि डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यूरोपीय संघ के एकल बाजार क्षेत्र से संबंधित। इसमें दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और दूरसंचार को शामिल किया जाता। इसकी घोषणा जून 2015 में यूरोपीय आयोग द्वारा की गई, अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहे हैं 2016 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है 2016 में पूछे गए हमारे प्रश्न। कह रहा है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP पद प्रायः समाचारों में दोस्तों देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आसियान। फिर पढ़िएगा दोस्तों, RCEP की बात कर रहा है यानी कि रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, कह रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आसियान। फिर पढ़िएगा कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता, तो आसियान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का संबंध आसियान देशों से है और कह रहा है कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है दोस्तों आसियान देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते से है और इसकी घोषणा दोस्तों आसियान सम्मेलन, ठीक है, पेन यानी कि कंबोडिया में 20 नवंबर 2015 को की गई। क्या है, 20 नवंबर 2012 को दोस्तों की गई थी। कह रहा है कि आसियान सदस्य देश इस प्रकार हैं दोस्तों, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। साथ ही यह मुक्त व्यापार समझौते 6 अन्य देशों के साथ भी आसियान समूह ने किया है। ये 6 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडिया, जापान, दक्षिणी कोरिया और न्यूजीलैंड। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि रीजनल कोऑपरेटिव दोस्तों क्या है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप का संबंध आसियान देशों से है और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है आसियान देशों के मध्य मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड समझौते से। इसकी घोषणा आसियान सम्मेलन पेन कंबोडिया में 20 नवंबर 2012 को की गई और आसियान सदस्य देश इस प्रकार हैं, देखिएगा, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। साथ ही यह मुक्त व्यापार समझौता 6 अन्य देशों के साथ भी आसियान समूह ने किया है। यह 6 देश हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडिया, जापान, दक्षिणी कोरिया और न्यूजीलैंड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो कि हम लोगों ने RCEP यानी कि रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के संदर्भ में देखा। इंपॉर्टेंट है, कह रहा था प्रश्न हमारा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक बार और पढ़ लेंगे प्रश्न को, क्या कह रहा था देखिए। कह रहा है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आसियान। चलिए आगे दोस्तों 2016 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहे हैं 2016 में पूछे गए प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 2016 में पूछे गए आगे के
प्रश्नों को देखेंगे हम ध्यानपूर्वक। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहे हैं 2016 में पूछे गए हमारे आगे के प्रश्न। चलिए देखेंगे सारे प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों 2016 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को। देखिएगा कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। फिर देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि रेनमिनबी, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों कि हाल ही में आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, रेनमिनबी, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में चीन की मुद्रा युआन, जिसे दोस्तों रेनमिनबी भी कहा जाता है, को जोड़ा गया। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग पहले ही इस बास्केट से संबंध है। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग पहले ही इस बास्केट से क्या है दोस्तों, संबद्ध हैं। चलिए फिर से देखिएगा कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, रेनमिनबी। चलिए कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में चीन की मुद्रा युआन, जिसे रेनमिनबी भी कहा जाता है, को जोड़ा गया। डॉलर दोस्तों, यूरो, क्या है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग पहले ही इस बास्केट से संबद्ध हैं। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग पहले ही इस बास्केट से संबद्ध हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा था कि हाल ही में दोस्तों आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में चीन की मुद्रा युआन, जिसे रेनमिनबी भी कहा जाता है, को जोड़ा गया है और डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग पहले ही इस बास्केट से संबद्ध हैं। चलिए 2016 में पूछे गए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है 2016 में पूछा गया तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, देखिएगा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। फिर देखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। और फिर कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो ऑप्शन दोस्तों सी हम मार्क करेंगे, यानी कि दोनों ही कथन हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की बैठकों में विश्व बैंक हमारी प्रेक्षक की बात भाग लेता है। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए कह रहा है दोस्तों IEMFC यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दोस्तों नीति निर्धारक फोरम है और इसकी स्थापना याद रखिएगा 30 सितंबर 1999 को IMF बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा की गई थी। यह कह रहा है दोस्तों IMF बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण पर सलाह और रिपोर्ट देता है और इसके साथ दोस्तों सिस्टम को बाधित करने वाले कुछ अनफोल्डिंग इवेंट्स की जानकारियां भी प्रदान करता है, ठीक है। कह रहा दोस्तों हमारा कि कार्यकारी बोर्ड द्वारा किसी समझौते में संशोधन के लिए मांगे गए प्रस्ताव पर IMFC यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है तथा उन अन्य मामलों पर भी सलाह दे सकता है जिन पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा सुझाव मांगा गया हो। यद्यपि दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के पास औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य एवं नीतियों के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, ठीक है। चलिए आगे के पैरा को देखेंगे आगे दोस्तों क्या दिया गया है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों IMFC यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी में 24 सदस्य देश हैं जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर या मंत्री या इनके तुलनीय रैंक के अधिकारी होते हैं। आमतौर पर ये सदस्य दोस्तों IMF के 190 सदस्य देशों के गवर्नर होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश कार्यकारी निदेशक नियुक्त करते हैं तथा सदस्य देशों का प्रत्येक समूह एक कार्यकारी निदेशक का चुनाव करता है। वर्तमान में दोस्तों कह रहा है बांको डे मैक्सिको की गवर्नर ऑगस्टीन कार्स्टेंसन इन समूहों की अध्यक्ष हैं और कह रहा है कि IMFC का अध्यक्ष दोस्तों सर्वसहमत से बनाया जाता
तथा यह समिति आम सहमत द्वारा संचालित होती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होती और कह रहा है कि इसके संचालन के लिए शब्द सीमा दोस्तों यानी कि टर्म लिमिट का कोई औपचारिक नियम नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि IMFC दोस्तों यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी का अध्यक्ष सर्वसहमत से बनाया जाता तथा यह समिति दोस्तों आम सहमत द्वारा संचालित होती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होती है। इसके संचालन के लिए शब्द सीमा का कोई औपचारिक नियम, टर्म लिमिट का कोई औपचारिक नियम नहीं है। ठीक है, यहां तक कि दोस्तों कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं विश्व बैंक भी IMFC की बैठकों में प्रेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह पॉइंट हमारा प्रश्न भी पूछा गया है, प्रश्न में भी पूछा गया है। चलिए आगे इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, क्या कह रहा है देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों यहां तक कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं विश्व बैंक भी IMFC यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बैठकों में प्रेक्षक के रूप में भाग लेते। और लास्ट में कह रहा है अतः अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह भी देती है। इसकी बैठकों में दोस्तों विश्व बैंक प्रेक्षक के रूप में भाग लेता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसीलिए प्रश्न में हम लोगों ने ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन सही मार्क किया था। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2016 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है। फिर देखिएगा कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इस प्रश्न की पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की घोषणा वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है और व्यापार करने में सुविधा का सूचकांक 2016 में 190 देशों की सूची में भारत का स्थान 130वां रहा, जो पूर्व में 142 था। कह रहा है कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसी भी देश में व्यापार या व्यवसाय करने योग्य स्थितियों एवं सुविधाओं के आधार पर तैयार किया जाता। इसमें यह देखा जाता कि किसी देश में व्यवसाय करने के लिए नियम कितने सरल या कठिन है, कितना जोखिम है, व्यवसाय से बाहर निकलने की प्रक्रिया, अवसंरचना या सरकार की नीतियां कैसी हैं। इन सभी पहलुओं को देखकर ही सूचकांक का निर्धारण किया जाता। इस मामले में दोस्तों भारत में सुधार देखा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2016 में पूछे गए दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे रिपोर्ट्स को आप लोग देखिएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। फिर पढ़िएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा, कह रहा है हमारा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। व्याख्या इसकी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है देखिए पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि दोस्तों हमारा IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था और उभरते बाजारों की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करती है। मुख्यतः दोस्तों यह रिपोर्ट हमारा समसामयिक आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखकर वहां आर्थिक व्यापार व समावेशन हेतु स्थितियों का जायजा लेती। साथ ही दोस्तों वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमानों पर भी गौर किया जाता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से दोस्तों संबंधित सभी गतिविधियों पर ध्यान देकर ही रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए देखिएगा, कह रहा है हमारा प्रश्न कह रहा था कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और व्याख्या कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की जाती है। प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था और उभरते बाजारों की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करती। मुख्यतः यह रिपोर्ट दोस्तों समसामयिक आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखकर वहां आर्थिक व्यापार व समावेशन हेतु स्थितियों का जायजा लेती है।
साथ ही वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमानों पर भी गौर किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सभी गतिविधियों पर ध्यान देकर ही रिपोर्ट को तैयार किया जाता। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को और उसकी व्याख्या को भी आप लोग देखते चलें, क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों क्या करते हैं, प्रश्न रिपीट नहीं करते लेकिन फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या को आप लोग देखते चलिए। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है, आईएएस प्रीलिम्स यानी पीटी की परीक्षा जो लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या और प्रश्नों को दोस्तों आप लोग देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न दोस्तों क्या पूछे गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहे। चलिए दोस्तों देखिएगा 2015 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। फिर देखिएगा कह रहा है कि विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि वर्ल्ड बैंक हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क होगा। ठीक है, देखिएगा विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता, तो ऑप्शन डी विश्व बैंक हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या देखिएगा, कह रहा है कि विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट दोस्तों विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा विश्व बैंक जिन प्रमुख रिपोर्टों को जारी करता है उनमें है दोस्तों कमोडिटी मार्केट आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिक्स। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस दोस्तों याद रखें विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फिर देखिएगा कि विश्व आर्थिक संभावना जिसे हम कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इसके अलावा विश्व बैंक जिन प्रमुख रिपोर्टों को जारी करता उनमें है दोस्तों कमोडिटी मार्केट आउटलुक, फिर कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट, फिर कह रहा है ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और फिर है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और फिर कह रहा है इंटरनेशनल डेब्ट और इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिक्स। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2014 के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2014 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। फिर देखिएगा कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, तो हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। फिर देखिएगा IMF के द्वारा। फिर पढ़िएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, तो IMF हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि नामक प्रकाशन प्रकाशित करता, तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को प्रकाशित करता है। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रकाशन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर अक्टूबर माह में जारी किया जाता। इसमें दोस्तों वैश्विक स्तर पर आर्थिक घटनाओं व स्थितियों के बारे में आकलन किया जाता और समष्टि आर्थिक आंकड़े यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक डाटा प्रस्तुत किए जाते। IMF की तरफ से दोस्तों ये आंकड़े 1980 से अब तक जारी किए जा रहे कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन व उनको जारी करने वाले संस्थान संगठन निम्नवत हैं। देखिएगा कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमारी IMF के द्वारा जारी की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट पढ़िएगा, फिजिकल मॉनिटरी दोस्तों क्या है, फिजिकल मॉनिटर भी हमारा IMF के द्वारा जारी किया जाता है, फिजिकल मॉनिटर। फिर देखिएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी हमारा विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा। ठीक है, फिर पढ़िएगा ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट दोस्तों विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों हमारा विश्व बैंक के द्वारा। क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, फिर पढ़िएगा ग्लोबल ट्रेंड्स ऑन क्या है दोस्तों, ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, फिर पढ़िएगा आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं। आवर प्लेनेट दोस्तों यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक यूनेप व CBD के द्वारा। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट दोस्तों यूनेप के द्वारा, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हमारा अंकटाड 1991 से प्रकाशित
कर रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर से देखिएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा, फिजिकल मॉनिटर आईएमएफ के द्वारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट दोस्तों विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी यूनेप के द्वारा, आवर प्लेनेट यूनेप के द्वारा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक यूनेप व सीबीडी के द्वारा, ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट दोस्तों यूनेप के द्वारा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड 1991 से प्रकाशित कर रहा है। चलिए आगे कुछ और रिपोर्ट दी गई है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहा दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ के द्वारा, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डब्ल्यूटीओ के द्वारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूनेप के द्वारा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग के द्वारा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट यूएन हैबिटेट के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, देखेंगे 2011 में जो प्रश्न पूछा गया है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन सी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, कह रहा दोस्तों, यह हमारा केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन में स्थित है और इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या से निपटना और स्थिर विनिमय दरों को कायम करने से संबंधित था। यह अल्पकालीन भुगतान शेष की समस्याओं से निपटने आदि का कार्य करता है। फिर पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और एक बार और व्याख्या पढ़िएगा। कह रहा है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है और इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या से निपटना और कह रहा है कि स्थिर विनिमय दरों को कायम करने से संबंधित था या अल्पकालीन भुगतान शेष की समस्याओं से निपटने आदि का कार्य करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वह है दोस्तों उद्योग। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।